यार सब लोग कहते हैं कि आप मुंबई आ सकते हो, मुंबई आ सकते हो, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज मुंबई से आए हमारे साथ, मुंबई चला जा। हाँ तो गाइस, मुंबई से पुणे आए हुए हैं हमारे पास टेक्स के टॉपर सीएमए इंटर दिसंबर 24 एग्जाम्स। और बहुत बेसब्री से इंतजार था यार सारे बच्चों को कि ओम ने 76 मार्क्स स्कोर किए हैं टेक्स में, विच इज़ अ वेरी 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 बिग डील यार। क्योंकि एक बार जब टेक्स आपका रिटर्न हो जाता है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स एमसीक्यूज भी है, तो 60+ लाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो 76 इज अ वेरी 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 गुड स्कोर। तो बच्चे बहुत टाइम से बेताब थे और हम भी बहुत बेताब थे ओम से मिलने के लिए कि भाई कैसे किया आपने ये करिश्मा और ये चमत्कार। तो हम आपको मिलवाएंगे ओम से और सारी की सारी बातें टैक्स ही करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, कि इस वास्ट से सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, लास्ट डे पढ़ाई कैसे करनी है, क्लासेस के साथ कैसे पढ़ना है, क्लासेस के बाद कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है कि नहीं करनी है, मॉड्यूल करना है कि नहीं करना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है। तो इस सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, तो बने रहिए। तो गाइस जानेंगे टैक्स के हालचाल विद मिस्टर ओम पांचाल। सो ओम, मैनी कांग्रेचुलेशंस यार, आप मुंबई से पूरे आए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया यार, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई यार, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया 76। क्या आपकी उम्मीद थी कि आप 76 स्कोर कर पाओगे? एक्चुअली मैंने सोचा था तो 60+ तो बन देते एग्जाम के बाद। हाँ, बाद में सब आंसर करेक्ट होते गए। जब मैंने सजेस्टेड आंसर चेक किए तो फिर 76 मुझे लगा कि हाँ मैं डिजर्व कर देता। प्रैक्टिस किया था मैंने। ओके, बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं इनके टेक्स्ट में। जहाँ टेक्स्ट में 60+ लाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वहाँ 76 मार्क्स, इट्स रियली गुड। तो कैसा रहा ओम आपका सफर? तो ओम बहुत ही अच्छे मार्क्स आपने गेन किए, 76, मतलब जहाँ टेक्स्ट में 60+ लाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वहाँ 76 लेके आए। तो कैसा रहा आपका सफर, स्टार्टिंग क्लास शुरू करने से लेके टिल एग्जाम तक का सफर? इस तरीके से बताओ ताकि बच्चों को हेल्प हो, एक मोटिवेशन मिले और गाइडेंस मिले कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो डेली रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वो फुल अटेंड करने हैं, उसके कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। डेली का जितना होता है उतना लाइव में अटेंड करना है। अगर गलती से कुछ बैकलॉग हो भी जाता है तो उसे उसी दिन कंप्लीट करना है, चाहे रात के 12 बजे या 2 बजे। उसको दूसरे दिन पे नहीं डालना है, या तो फिर 1 का 2 का चाहे ऐसा बैकलॉग होते रहेगा। तो सबसे पहले जो रेगुलर लेक्चर अटेंड करने वो हो जाते हैं 4 महीने के अंदर। फिर उसके बाद भी हमारे पास 1.5 से 2 महीने परफेक्ट रहते पूरे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसमें भी सबसे पहले मैंने 8 डेज दिए थे इनडायरेक्ट टैक्स को और 6 डेज दिए थे डायरेक्ट टैक्स को। तो 8 डेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन किया था कि उसको दूसरी बार बस एक बार सिर्फ देख ही लेना है, बाकी कुछ करना नहीं उसमें। और इनडायरेक्ट टैक्स में बस 5 वर्ड्स एक बार कर लिए और 1 डेज एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, तो फिर 6 डेज में पूरा डायरेक्ट टैक्स कवर हो जाता है। और फिर बाद में डायरेक्ट नवंबर के एंड में यूनिक की टेस्ट सीरीज थी, तो टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। उसमें मेरे टेस्ट सीरीज में 80+ आए थे। एस सीरीज के जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम वैसे के वैसे एग्जाम में आते हैं। एस सीरीज का पैटर्न प्रॉपर रहता है यूनिक वालों का। हाँ, तो उसके वजह से उसमें यूनिक वो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल हुई। वो टेस्ट सीरीज आपको अटेंड करनी है, उसमें भले फेल हो, कम मार्क्स आए, 11 मार्क्स आए, नहीं बने, आधा छूट जाए, ज़्यादा टाइम लगे, फिर भी वो टेस्ट सीरीज आपको अटेंड करनी है। उससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कि आपको कितना टाइम लगता है और आप किधर वीक हो किधर स्ट्रॉन्ग हो, और वो सेम टू सेम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही रहते हैं वो। तो वो टेस्ट सीरीज मैंने अटेंड करने के लिए एक्चुअली यूनिक वालों ने 4 डेज का गैप दिया था, तो मैंने उसको 1 दिन एक्स्ट्रा देके 5 डेज सेल्फ स्टडी किया, फिर बाद में DT IDT दोनों, और फिर मैंने वो टेस्ट सीरीज अटेंड किया। तो उसमें मेरे 80+ आ रहे थे, 81 या 82 थे। तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने एग्जामेशन तो आ ही सकते हैं इसमें DT IDT में। और फिर बाद में जब दिसंबर में सिर्फ मैंने 3 दिन दिए, उसमें 1.5 डेज IDT और 1.5 डेज DT, तो उसमें आराम से कवर हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा लगता है कि मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा कैसे वगैरह, बहुत ज़्यादा सिले हो सकते हैं, पर एक बार अच्छे से दे दोगे ना फिर बाद में तो उसमें 50 से भी 50% लगने वाला है सेकंड और थर्ड डिवीजन में। तो जो बच्चों को ये डर लगता है ना कि यार लास्ट डे पे कैसे पढ़ा जाए, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जो सर ने पढ़ाया? जैसे हमारे IDT के एक्सपर्ट हैं सुमित सर, तो उनका क्या चीज़ आपको ऐसी अच्छी लगी कि जो बहुत ही बढ़िया लगा, और DT में भी आपको ऐसा क्या हेल्प लगी? स्वामी सर का सबसे अच्छा चीज़ लगा शायरी। अरे वो तो हमारे कमाल, शायरी का तो धुआंधार सर। शायरी, और उनके सारे जितने भी लेक्चर्स कराते हो तो हैंड रिटन लिखा दे, वही अगर हम 2 से 3 बार कर ले अच्छे से, मैं तो 4 बार किया था, फिर भी 2 से 3 बार कर लिए तो भी बहुत इनफ है। मेरे पास टाइम था तो मैंने वो उसको 4 बार अच्छे से देख लिया था हैंड रिटन नोट्स को, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो उसके बार तो कुछ आता ही नहीं है, तो हैंड रिटन नोट्स कवर कर लेने। और सर लास्ट में 1 वीक में थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, उसको तो लाइव में ही देखता है। तो एक दिन सर देते सिर्फ 40 to 45 मिनट्स, उसको रिकॉर्डेड में देखे कुछ मतलब नहीं। सर के साथ में सर फॉर्मेट बता देते क्वेश्चन का, और आंसर पे स्टार्टिंग का फॉर्मेट भी बता देते, वैसे ही फॉर्मेट लिख के आना है और सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। उससे हमारा पूरा 7/7 मिल सकता है। कुछ माइनर मिस्टेक हुई तो 6 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और जो IDT में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कस्टम, उसका एक MCQ तो फिक्स ही है, और 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे कि वही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, उसके बाहर का क्वेश्चन आने ही नहीं आने, और MCQ तो रेगुलर लेक्चर में कवर हो जाता है। परफेक्ट। ओम, जो आपने लास्ट तक बताया इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, है ना? उसको सेगमेंट्स में आपसे थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं।
पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लासेस की, तो आपने पूरी क्लासेस लाइव अटेंड की थी या थोड़ी रिकॉर्डेड भी की थी? सब मैंने लाइव में की थी। किसी दिन मेरा कुछ कॉलेज का एग्जाम हो गया या कुछ अर्जेंट वर्क हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, तो रिकॉर्डेड पे शिफ्ट होता हूँ मैं। बाकी अगर रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया तो भी मैं उसी रात को कवर कर लेता हूँ। परफेक्ट। आपके बैकलॉग्स थे ज़्यादा खास? बैकलॉग से थे ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं लगे। अगर मान के चलिए अगर आपका 40% बैकलॉग होता है टेक्स्ट में, तो आप कवर कर पाते थे? क्या ये पॉसिबल था कवर करना? अगर मैं फुल टाइम अगर लग जाता, मतलब दिन में 12 to 14 आवर्स लग जाता, तो भी हो जाता है सर कवर। ओके, परफेक्ट। तो मतलब आइडियली 12-14 घंटे आप देंगे है ना, तब जाके आपका बैकलॉग कवर होगा। और सर मैं तो क्लास में कहता हूँ कि टेक्स्ट में बैकलॉग रखना मतलब एक पाप है। रिस्क है, पाप है, पाप। हम कहते हैं ना थोड़ा सा लिंकिंग में चलता है। कुलाड़ी पे कहते हैं ना, कुलाड़ी पे पाँव मार रहे हो आप। सही में इतना लिंकिंग में चलता है टेक्स्ट की, आपने आधा टॉपिक मिस कर गया, सुबह का आधा घंटा मिस कर गया यार, आपको बात का समझ में नहीं आता है। एग्जैक्ट, सही बात है। और मुझे जब डेली बेसिस पर पढ़ते थे कंपलसरी जो क्लास में पढ़ा है, एंड जो क्वेश्चन सर होमवर्क में देते थे या मैं होमवर्क में देता था, या राइटिंग प्रैक्टिस डेली करते थे आप? राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली सबसे बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो वो तो मैंने लास्ट में उसको लिखा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सर होमवर्क देते थे, वो डिस्कस भी करते थे, तो मैं होमवर्क ट्राई करता था। मोस्ट ऑफ टाइम में मेरा होमवर्क गलत होता था, तो दूसरे दिन सर उसको करेक्ट करा देते थे। पर अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट रहना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपने कोशिश की है, एटलीस्ट वो होना चाहिए। एटलीस्ट होना चाहिए, भले 2 पेज खरा था, पर सर भी अगर आप कोशिश करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप फ्यूचर में उसे करेक्ट कर पाओगे। एक्चुअली वही दिक्कत रहती है कि बच्चे ना खुद से ट्राई नहीं करते। ट्राई नहीं, उनको लगता है हम नहीं करेंगे, कल तो सब करवाई देंगे, फीस तो दी हमने, है ना, पैसा तो वसूल हो गई, हो जाता है। कोशिश भी नहीं करते कि एक बार attempt नहीं करते, करेक्ट। और वो कोशिश एग्जाम में करते हैं, और वो एग्जाम में कोशिश कई बार है ना जमती नहीं है, तो इसलिए है ना खुद से करना बहुत बहुत जरूरी है, खुद से ट्राई करना जरूरी है ना। मुझे लगता है 50-60% में अगर सर क्वेश्चन बन गया खुद से, तो इट इज वेरी गुड यार। और टैक्स एक ऐसा यहाँ पे स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग है। आप एक बार ट्राई करोगे, छोटा मोटा एरर भी हो गया तो भी टेंशन लेने का जरूरत। करेक्ट, 100% इजीली आप स्टेप मार्किंग से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। करेक्ट सर। और डेली होमवर्क मिलते भी नहीं है सर, रेयरली होमवर्क मिलते, तो उसमें भी होमवर्क में भी 1 से 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स दिख रहे हैं, उसको अटेम्प्ट तो करे करना ही चाहिए। सही बात है। कई बार वो 3 क्वेश्चन भी ऐसे हो जाते हैं कि 1.5-2 घंटे लेके बैठ नहीं सकता। मतलब डीटी में अगर कहीं अटक गए तो स्टक हो गए तो टाइम लगता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। चलिए बढ़िया। तो ये आपने डेली बेसिस पर ना जितना हो सका आपने क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह वगैरह किया। आपने खुद हैंड रिटन समरीज बनाई थी खुद से कुछ ऐसे कोई चैप्टर की, या जरूरत ही नहीं पड़ी थी? या तो एक्चुअली भरत सर और सौम्य सर दोनों न्यूमेरिक्स बना के देते इतना अच्छा, जो और एकदम फनी भी रहता है, रिलेटेबल भी रहता है डे टू डे लाइफ में, तो उससे भूलने का कोई चांस रहता ही नहीं है। और न्यूमेरिक्स सर हर चैप्टर में हर कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो रहता है उसमें बता ही देते सर। परफेक्ट। उससे हेल्प हुई आपको। समरी नोट जो सर बनवाते हैं, और जो आपने गुटखा किया डीटी के अंदर, वो भी आपके लास्ट टाइम पे काम आया? हाँ, गुटका तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वही लास्ट डे पे वही देखना रहता है, क्योंकि आप पूरा बुक तो लेके नहीं बैठ सकते, सारे क्वेश्चन लेके नहीं बैठ सकते हो। हाँ, से वो गुटका लेके बैठे 6 से 7 घंटे में डीटी पूरा कवर। और कुछ वर्ड भी आते हैं तो वो मिसेस प्रोविजन रहते हैं, जैसे आईडीएस, पीसीएस, छोटा मोटा, उसमें इतना टाइम डालने की जरूरत है, जो मेन में रहते हैं वो गुटका से कवर हो जाता है। परफेक्ट। ओम, आपके हिसाब से जो सबसे टिपिकल वाले चैप्टर्स हैं डीटी में, आईडीटी में, जैसे जो भी आपको सबसे टिपिकल लगता होगा या वास्ट लगता होगा, जो भी चैप्टर्स, तो उन चैप्टर्स को कैसे कवर अप करना चाहिए? आईडीटी में तो ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं था कोई भी चैप्टर। डीटी में मेरे को मेन 2 चैप्टर में थोड़ा सा डाउट लगता था क्वेश्चन लिस्ट में, एक था सैलरी और पीजीबीपी। और उसमें मतलब सर ने बता दिया था कि मतलब जितना आ जाए तो उतना करके आओ, जितना मतलब एक एडजस्टमेंट आता है तो एक करके आओ, उसको छोड़ना नहीं, उसके एक एडजस्टमेंट दे सकते हो, बाकी के एडजस्टमेंट छोड़ के मत आना। करेक्ट। तो जितना जमते है उतना उसे लिखो और उसका नीचे एक्सप्लेनेशन दे दो, तो उतना भी कर लोगे तो भी स्टेप मार्किंग मिल जाता है उसमें। करेक्ट। परफेक्ट। ओम, आपके क्लासेस के दौरान तो आपने जो पॉसिबल हुआ उतना पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्विंग की। क्लासेस खत्म होने के बाद यार आपने बोला कि आईडीटी को आपने 7 दिन दिए, डीटी को आपने 6 दिन दिए, तो इतने में डीटी आईडीटी हो जाता है? आपने सिर्फ प्रोविजन की या क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी साथ में कर ली थी उन 7 और 6 दिनों में? मेरा टैकल तो ऐसा है, एक दिन में एक चैप्टर, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके, भले जितना टाइम लगे उतना, इनका कभी अगर 15 घंटा हो गया तो भी चलेगा, और एक दिन मैं एक्स्ट्रा बफर में रखता था, फिर भी मेरा हो जाता था, क्योंकि मैं प्रोविजन एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस फट इधर करने, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लिए, बाकी 2 क्वेश्चन आप रफ में कर लो या तो कैलसी पे कर लो। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ये थी कि एट ए टाइम एक सब्जेक्ट उठाना है और उसे कंप्लीट करना है। मतलब कोई होता ना कि 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट साथ में चलाए, बट आपने एक सब्जेक्ट एट ए टाइम चलाया। पर आपको कभी ऐसे वो नहीं लगा कि बोरिंग लग रहा है, 15 घंटे टैक्सी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बीच में स्टक हो गए, है ना, या ब्रेक लंबा हो गया? कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो अच्छे 2-3 सब्जेक्ट सकते हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होता था? मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं स्टार्टिंग में जब सेल्फ स्टडी नहीं बैठा तब मैं खुद एनालाइज करता था। एक दिन ऐसा पवन सर बोले कि आप 8 घंटे पढ़ो या 9 घंटे पढ़ो, पर आप ये एनालाइज करो कि बाकी 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो, वो सोचो। तो वो मतलब 24 में अगर मैं सिर्फ 8 घंटा पढ़ रहा हूँ
तो 16 आवर्स बाकी मैं क्या कर रहा हूँ ये खुद सोचना चाहिए हमें। तो इस हिसाब से मैं सोचा कि अभी मेरे सिर्फ 8 घंटा सोना चाहिए और सिर्फ 16 घंटा पढ़ना चाहिए। करेक्ट, तो तब जाके कुछ 12 या 13 घंटा इफेक्टिव स्टडी निकलेगा। सही बात। परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो एक बहुत ही बढ़िया है। मतलब सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो बाकी टाइम आप कहाँ लगा रहे हो, वो आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ अपना टाइम लगा रहे हो, वो आउटपुट अच्छा आना चाहिए उस टाइम का। सही बात है। आई थिंक एक पॉइंट बहुत अच्छी पिक करने वाली है कि ओम ने बोला कि मैंने जो भी प्लानिंग की थी मैंने 1-2 दिन उसके लिए बफर रखा था। Correct. बच्चे ये नहीं करते हैं, बच्चे कट टू कट लेते हैं। 15 तारीख तक ये खत्म, 16 से ये चालू, 30 तक ये खत्म, 1 से दूसरा चालू। तो आप बफर रखिए ना, यस एकदम जरूरी है, ताकि आप नहीं तो होता ही है कि 100% कभी भी आ सकती है, कोई भी करेक्ट, कभी भी आ सही बात है। कोई रिलेटिव आ गया, किसी की शादी आ गई है, डेट पे जाना है, कुछ भी हो सकता है यार, है कि नहीं, कभी कोई बात राजा है तो सही बात है, तो जाना वही होगा इसका। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके लाइफ में भी हो सकती है। तो आप ये थोड़ा बफर लेके चलिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमेशा लेके चलना चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक कि आपने है ना 7 और 6 दिन में ये सब आपका समझो 13-15 दिन में आपने सारा का सारा DTRT कवर अप किया है ना। उसके बाद आपके नंबर ऑफ रिविजन कितने हुए थे टिल एग्जाम्स? एग्जाम्स के पहले 3 रिविजन हो गए थे। एक सबसे मेन रिविजन, एक टेस्ट सीरीज वाला रिविजन और एक सिर्फ 3 दिन वाला रिविजन था। उसमें तो सिर्फ पेज ही पढ़ते थे, उसमें प्रोविजन। हाँ, और एक रिविजन रहता है एग्जाम के पहले, उसको रिविजन है, इसको सिर्फ एग्जाम 1 डे, वो तो एग्जाम के पहले की तैयारी है। एक रात पहले से। हाँ, वो तो टोटल ऐसा 4 रिविजन हो गए थे। मतलब बिफोर एग्जाम आपको टोटल 3 रिवीजन कर लिए, और एग्जाम वाला तो चलो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, वो तो करना ही है। तो 3 रिवीजन आपने किए। तो पहले रिवीजन में आपने कितने दिन दिए थे? DT को 6 दिन, नहीं, DT और ITT दोनों को टोटल मिला के 30 डेज। तो फर्स्ट रिवीजन 13 दिन में आप आराम से मैनेज कर सकते हो अगर अच्छे से किया जाए। और सेकंड जब रिवीजन किया था उसमें ITT को 3 दिन दिए थे और ET को 4 से 5 दिन दिए। तो प्रैक्टिकल्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मुझे वो देखना है नहीं देखना है, कौन सा मुझे एंड मोमेंट पे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखी थी इसके लिए? जब मैं प्रोविजन पढ़ता था तभी उसके साइड में LDR करके मार्क कर देता था। ओके, और जब सेकंड वाला जब रिवीजन लिया तब मुझे पता था कि मैं फर्स्ट रिवीजन में किधर अटका था, मेरा किधर गलत हुआ था और किधर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो उससे सब पता चला था कि हमें किधर अटके थे। और फिर मैंने उसके बाद के रिवीजन के बाद जो टेस्ट सीरीज दिया था उसमें और ओवरव्यू मिल जाता है कि और मेरे को किधर इंप्रूव करना है। सुमिल सर, यही प्रॉब्लम होती है, क्या होता है बच्चे क्वेश्चन करते जाते हाँ। अब वो की पॉइंट जहाँ अटकते हैं ना, बस एक बार समझ लिया हाँ आ गया, लेकिन मार्क नहीं करते, लिखते नहीं है कि क्या हो रहा है। और इसने ये चीज अच्छी करी कि उसने वहाँ लिख लिया कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट और मुझे लास्ट में ध्यान रखना है। तो अगर आपको सबको एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो ना उस पॉइंट को लिख लो, की मार्क कर लो, ताकि एग्जाम में आप उसे रिकॉल कर पाओ वापस। मुझे लगता है सर यहाँ पर वो शार्क टैंक मूवमेंट बन रहा है, वो बीच में कोई वर्ड नहीं आता है ना। NDR क्या होता है? तो NDR होता है लास्ट डे रिवीजन, है ना। तो ये सब चीजें है ना ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत जरूरी है कि जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा, ओम ने भी कहा, कि आप उसको मार्क करके रखिए, क्योंकि देखो सिंपल एडजस्टमेंट में बार बार थोड़ी टाइम देंगे यार। सेल्स है तो है, परचेज है तो है, वो तो है, इसमें क्या करेक्ट है। जो नए एडजस्टमेंट है उसको आपको ऑफ कोर्स जो ध्यान से रखो आप। एकदम परफेक्ट। और मुझे बताइए कि जब आप रिवीजन कर रहे थे तो आपने पूरा सेल्फ स्टडी किया या मैराथन देखा या रिवीजन देखा? मैराथन रिवीजन देखना चाहिए कि नहीं, हेल्प करता है कि नहीं? मैराथन तो बहुत इंपॉर्टेंट देते, क्योंकि सब इतना सारा जो 4 महीने पढ़ा कोई 4 महीने के लेक्चर्स तो याद नहीं रहते। मैराथन मुश्किल से 12 से 15 घंटे होते, 2 या 3 पार्ट में, या एक ही पार्ट, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते। तो मैराथन तो लाइव में देखना ही जरूरी है। मैराथन को भी अगर 2x 1.5 देखेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, तो सिर्फ एक टास्क जैसा होगा कि मुझे ये वीडियो खत्म करना है, इसलिए उसको लाइव में अटेंड करना चाहिए। मैराथन को एक पूरा दिन इन्वेस्ट होगा, उससे आप बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया। बाकी सब क्या रहता है 2x पे चला लेते हैं, अभी नहीं देखेंगे, लाइव नहीं देखेंगे, बाद में जब हो जाएगा बाद में देखेंगे, 2x पे देख लेंगे या 1.5x पे देख लेंगे। तो इतना शॉर्टकट भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। एकदम परफेक्ट। ओम यार, एक ना बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, जैसे मेजोरिटी हमने देखा है कि मेजोरिटी बच्चे तो ऑनलाइन अपने घर से ही देख पाते हैं या लेक्चर्स देखते हैं, तो डाउट सॉल्विंग में एक दिक्कत ही आती थी आपको हमसे इंटरेक्ट करने में, या डाउट्स के साथ सॉल्व होते थे? डाउट सॉल्विंग में प्रॉब्लम तो मतलब बहुत आती थी कि मतलब इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो मैं तो डायरेक्ट ग्रुप पे मैसेज डाल दे जाता, तो उसमें 10-15 मिनट में सर का तो रिप्लाई आ ही जाता है, तो उससे मतलब क्लैरिटी मिल जाती है कि इसमें क्या रही है। और अगर कुछ ऐसा होमवर्क में का डाउट रहा तो उससे दूसरे दिन पूछ ही लेना चाहिए, क्योंकि सर तो सिर्फ पढ़ा के जाएगा, हमें सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है और सर को पूछना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। हर चीज़ का मैं रीजन पूछता था सर को, इसमें GST ऐसा इस पे क्यों चार्ज किया, उस पे क्यों नहीं, रिवर्स चार्ज के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, फिर सरचार्ज का रीजन क्या है, फिर जैसे वो फॉरेन कंपनी सर को टैक्स रेट कम किया, वो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि फॉरेन कंपनी सर से हम टैक्स तो कम क्यों लेते। फिर बाद में सर ने समझाया कि उन लोगों को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पे बिजनेस करेंगे। सर से डाउट पूछना रेगुलर वो रहना ही चाहिए, तो हमें तब क्लैरिटी मिलेगा। सिर्फ पढ़ के कुछ मतलब नहीं है सर, रेगुलर बेसिस पे जो डाउट आते हैं उससे दिन उसे पूछना चाहिए सर से। हाँ, तो मेरे को ये बताओ, जब आप मुंबई से क्लासेस कर रहे थे, करेक्ट, तो मुंबई से क्लासेस कर रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो कैसा फील हो रहा था? मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि यार क्या है ऑनलाइन में इतना फील नहीं आ रहा जो फेस टू फेस में, ऐसा कुछ लगा था क्या? नहीं, ऑनलाइन में एक्चुअली में मजा आता है। ऑनलाइन में एकदम बट टू बट फील रहते हैं, डायरेक्ट सर से कनेक्ट रहते हैं कि हम डायरेक्ट चैट पे सर से जो कुछ भी है हम सवाल पूछ सकते हैं।
अभी ऑफलाइन में ऐसा मतलब हम सोचते हैं कि मतलब सर अभी लिंक में उनको डिस्टर्ब करे या नहीं करे, ऑनलाइन में हम हमारे साइड से चैट में क्वेश्चन डाल देते हैं। अच्छा। फिर सर पूछ रहे, सर ऐसे चैट पे देख रहे थे, सब ऐसे ही रिप्लाई कर देते, तो उससे हमारा सोल्यूशन पहले कवर हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ज्यादा अटेंशन मिल रहा था आपको। कुछ तो ऑनलाइन और बच्चों को आता है एकदम अटेंशन ग्रैब करना, है ना, कैसे क्या डाउट पूछना है। अच्छी बात है, नाइस। मुझे बताइए कि एग्जाम के जब आपको 1-2 दिन पहले मिले थे टेक्स्ट के, तो आपने सिर्फ प्रोविजन पढ़ के गए थे आप, या फिर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक दिन पहले की थी? एक दिन पहले क्वेश्चन सॉल्व का मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट 1000-2000 प्लस रहेगी, जितने से क्वेश्चन निकालो उधर से कम है। तो सिर्फ प्रोविजन ही कर लोगे तो बहुत ही है, क्योंकि प्रोविजन में भी वही जो आपने इंडियन मार्क किया है वो सब प्रोविजन तक के भी मतलब नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में जो छोटे छोटे प्रोविजन किए रही है वो तो याद रह ही जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। जो थोड़े ट्रिकी प्रोविजन रहते हैं उस पर इंडियन मार्क करके रखो और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक और चीज बताओ आप मुझे कि आपने डीटी और आईडीटी दोनों का एग्जाम दिया, अब वो क्या लगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस अच्छा करना चाहिए, अगर उन पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आप मेजर मार्क्स कवर कर। सबसे पहले तो डीटी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही, पर लेकिन तो मैंने स्कोरिंग की सबसे मैंने सोचा था कि पहले आईडीटी में सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे सिंपल चैप्टर कस्टम, सबसे पहले कस्टम क्वेश्चन नंबर 8B में आते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया और उसके साथ में 8A में आता है आईटीसी वाला क्वेश्चन। Okay. वो भी सर ने बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम। तो वो 2 क्वेश्चन में मेरे आउट ऑफ मतलब दोनों इधर परफेक्ट आंसर आए थे, तो 14 मार्क्स मेरे पहले उधर ही कवर हो गए थे। Okay. फिर बाद में मैंने उसके बाद पेपर में देखा तो मेरे को पीजीबीबी और एचपी दोनों इजी लग रहे थे, क्योंकि जो पीजीबीबी के एडजस्टमेंट्स थे वो बहुत ही कम थे और सारे रेगुलर लेक्चर में कवर करा दिए थे। और एचपी इतना कुछ ट्रिकी आता नहीं है, बस उसमें थोड़ा अमाउंट पे देखना पड़ता है। तो वो सबसे सेकंड नंबर पे, सेकंड प्रायोरिटी पे वो था। और थर्ड प्रायोरिटी पे फिर मैंने रखा था आईडीटी का इंट्रो वाला जो थियरी रहते हैं वो, उसमें भी मतलब बेसिक जैसे फीचर्स ऑफ आईडीटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो सब भी रहते हैं। उसको सिर्फ 1-2 पार्ट पढ़ लेगा, पार्ट पढ़ लेंगे तो उससे भी अच्छे खासे 7 out of 5 मिल जाते हैं। करेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से मतलब डीटी के अंदर तो एचपी अगर अच्छे से कर लो, पीजीबीपी अच्छे से कर लो, सैलरी कर लो, और एक कौन सा बताया था आपने, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये मेजर कवरेज आपका हो जाता है अगर इन 4 को अच्छे से कर लो तो। बाकी भी करने हैं बट ये एक मोर वेटेज हो गया। वैसे आईटीटी में सर कौन कौन से हैं? जैसे ओम ने तो कौन सा पिक कर लिया था, आईटीसी पिक कर लिया था, कस्टम्स पिक कर लिया था, ठीक है। फिर बाकी चीजें वैल्यूएशन वगैरह वाली होती है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मतलब ऐसे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो इनएविटेबल हैं, आएंगे 100% मार्क्स देके जाएंगे। परफेक्ट। और एमसीक्यूज भी 30 नंबर के, इसमें 20-25 तो स्कोर कर ही सकते हैं 30 में से। मेरा 31-30 रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर का जो एमसीक्यू मैराथन आता है उससे एक बार तो लाइव, उसे भी लाइव में ही देखना है, क्योंकि लाइव में एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं या थियरी रहते वो तभी कुछ डाउट आया तो तभी पूछ सकते। और फिर मैंने सेकंड डिवीजन के टाइम उसको 2x पे देखो तो चल सकते, क्योंकि 2x पे एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन रहता नहीं, मतलब एमसीक्यू उसको बस 2x पे देख लो तो ये ना पे सेकंड टाइम में। ओम, कई बच्चों को ना ये डाउट रहता है कि मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, मॉड्यूल तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर का जो क्वेश्चन बैंक है, सर का जो मेन रिटर्न है, सर के जो समरी नोट्स है, यूनिक के बुक्स है, वो मोर देन इनफ है। उसको कर लोगे तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सब कुछ कवरेज हो गया, मतलब मॉड्यूल भी हो गया, पास्ट एग्जाम भी हो गया, सब कवर। ओके। यार एक ना बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स है, ये बात को बहुत इग्नोर करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देते, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या फिर वो बाद में फाइनल टेस्ट सीरीज हो। तो आपको टेस्ट सीरीज ने सच में हेल्प किया, और आपने कौन सी दी थी, चैप्टर वाइज भी दी थी या पोर्शन वाइज दी थी या फाइनल टेस्ट सीरीज दी थी? सबसे पहले मेरे बैच में टेस्ट सीरीज हुई थी रीटी की 50 मार्क्स की, उसमें रेसिडेंसेस और बेसिक्स कवर से, तो उसमें मुझे 47 out of 50 मिले। तो उधर से ये मुझे पता चला कि डीटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आईडीटी का जो पहला टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें 50 out of 35 या 36 आए थे कुछ, क्योंकि आईडीटी में थोड़ा थियरी टाइप था तो मुझे तभी इतना समझा नहीं था। और बाद में जब आईडीटी की जब दूसरी तीसरी टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसमें भी मेरे 40 प्लस थे, और डीटी में भी जब आए थे तब उसमें 40, 42, 44 ऐसे थे, और फाइनल टेस्ट सीरीज में 80 प्लस थे मेरे। मतलब टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पैक्ट आया। बहुत टेस्ट सीरीज में सारे वो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ही रहते, क्योंकि मतलब जो एग्जाम में आने वाले वही क्वेश्चन सर डालते। तो जो भी अवॉइड कर रहे हैं ना टेस्ट सीरीज, वो अवॉइड मत करना भाई। देखो, अगर आपने यहाँ पर अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया तो आपको एग्जाम में जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। और जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सपीरियंस एग्जाम में भी उन क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जो टेस्ट सीरीज आपने करी और एग्जाम के क्वेश्चंस क्या लगा? सेम तो सेम ही थे, सिर्फ थोड़े बहुत अमाउंट डबल जाते हैं, तो हाफ हो जाती है या तो 4x हो जाते हैं। सही बात। बाकी अंदर के जो एडजस्टमेंट्स रहते हैं वो भी सेम रहते हैं। और अगर समझो अगर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें हमने किसी का वैल्यू निकाला एडजस्टमेंट का, अगर वो पॉइंट में आ रहा है या तो फिर आउट ऑफ नहीं आ रहा है, तो मुझे उसमें टेंशन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता था बैक ऑफ माइंड के मैंने प्रोविजन सही लगाया, कंसेप्ट अच्छा अप्लाई। हाँ, कंसेप्ट अच्छा अप्लाई किया। मैंने कुछ गलत प्रोविजन लगाया नहीं कि ऐसे मेरा अमाउंट रॉन्ग आ रही है, मैंने आरएफ की कैलकुलेशन में अलग परसेंटेज लिया है तो मेरा अलग आ रहा है वैल्यू, ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि सर ने जो बताया था, मतलब ऐसा लिमिट सर ने याद करवा के ली थी अपनी मन इसमें, इसके ऐसे जो सर ने जितना बताया था वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में रहता ही। बहुत बढ़िया, परफेक्ट।
यार और मुझे बताओ कि why would you recommend Unique Academy to other people who are watching this video या आपके फ्रेंड्स को? यूनिक अकेडमी में एक अपनापन है, फैमिली जैसा फीलिंग लगता है कि जैसे कि सारे सर मतलब एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी डाउट है वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं और सर से वर्ड टू वर्ड कनेक्ट देता है सर। मतलब तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे एकदम अलग रहता है। तो हमें मतलब यूनिक अकेडमी एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कराते हैं वो मोर देन इनफ है और वो हमारे अच्छा ही सोचते हैं। बहुत ही चलो नाइस। आई थिंक सर कि अपन ने सेगमेंट वाइज तो सारा कवर कर लिया है ना, एग्जाम के एक दिन पहले, ड्यूरिंग द क्लासेस, बीच में क्या आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे या सर आप कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में और होंगे, या फिर ओम से पूछते हैं उसको कुछ ऐड ऑन करना है क्या? आपको क्या लगता है और आपको ऐड ऑन करना है बच्चों को और क्या करना चाहिए टेक्स्ट के हिसाब से या ओवरऑल आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? along with the text आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी गाइड कर सकते हो कि अदर सब्जेक्ट्स में भी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, एक ओवरऑल आप बता दीजिए। ओवरऑल एक आइडियाज। सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं लेना है, मतलब एक सब्जेक्ट को इतना पकड़ना है कि हाँ मतलब इसमें इतने टॉपिक्स है, एक दिन को एक टॉपिक लगता है या तो फिर एक दिन में 3 टॉपिक कवर होता है, ऐसे सबको डिवाइड करना है। एक दिन पूरा निकाल के एनालाइज करना है कि कितने सब्जेक्ट से कितना दिन जाने वाले, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा वर्क करके पकड़ने, और फिर देखना कि एग्जाम के लिए और कितने दिन बचे, हम कितना रिविजन कर पाएंगे, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उससे हमें पहले एक दिन अच्छे से निकाल के एनालाइज कर लेना चाहिए। फिर उससे हमें क्लैरिटी मिलता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, फिर बाद में कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऐसा तो मतलब रहता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारा वीक रहेगा ही और कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो हमें खुद एनालाइज करना चाहिए। सब सब्जेक्ट में ऐसा ना हो कि हमें 100 on 100 ही मिले, करेक्ट, और सब सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं हो कि एकदम टफ ही रहेंगे। कोई जगह अच्छा है तो कोई जगह तो हमें तो तकलीफ तो होगा ही। तो उसके लिए हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया नहीं है, जितना सर बता रहे इतना कर लिए तो भी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक दैट्स ऑल। क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है सोशल मीडिया का बड़ा डिस्ट्रक्शन आता है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से मैनेज करना चाहिए इसे एंड मोमेंट पे, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो? डिस्ट्रक्शन तो ऑलवेज रहता है, कई सारे सोशल मीडियाज पे आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज भी मिलते हैं, कई सारे अदर डिस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया इस चीज? मैंने तो इंस्टाग्राम में सबसे पहले डिलीट कर दिया ना, अच्छा, और मैंने फोन टोटली कट ऑफ कर दिया, समस्या कोई जड़ से खत्म कर दिया। तभी बोलो मेरे न्यूज़ को कब हो रहे हैं। मैंने मेरा फोन मम्मी को ही दे दिया था कि बोला था सिर्फ कॉल आएगा तो वही मुझे लेना, वो भी किसी अर्जेंट कॉल रहेगा तो ही मुझे देना, बाकी मुझे फ़ोन की कुछ जरूरत नहीं है। सब मेरा डेटा लैपटॉप पे स्टोर है, और अगर समझो लैपटॉप नहीं होता है तो ये फ़ोन को साइड में रख दो और घर वालों का फ़ोन यूज़ करो कुछ डेटा वेटा के लिए। फोन को तो टोटल बंद ही रखना है एग्जाम के टाइम। और मेरा सबसे लीस्ट स्क्रीन टाइम था 90 मिनट्स एग्जाम के टाइम पे। सिर्फ दिन में मैंने 90 मिनट से फ़ोन यूज़ किया था, वो भी सिर्फ कॉल आया हो तो फिर काफ़ी कुछ मैसेज डाउट्स के लिए, बाकी फ़ोन से कुछ मतलब रहता है एग्जाम के टाइम पे। कुछ ऐसे पर्सनल कॉल्स वगैरह नहीं आते थे जिसके लिए मोबाइल होना चाहिए आपके पास? नहीं, पर्सनल कॉल्स वगैरह एग्जाम के बाद पापा को बताना पड़ेगा कि एग्जाम के बाद यार। पापा बैठे इसके सामने बता दिया ना, कॉन्टेंट हमें पता नहीं होगा। नमस्ते सर, आप आए इसको लेके और वास्तव में बहुत ही अच्छे मार्क्स इसने गेन किए हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो कैसा लगा, तो क्या लगा जब इसने यूनिक से क्लास ली, तो उसका शेड्यूल कैसा था? उसका हमेशा पढ़ाई में बहुत ध्यान ज़्यादा था। ओके, रात को 11 बजे तक झाँकता था, हाँ, पढ़ाई करता था। मैं बोला चलो बेटा अभी टाइम हो गया, अभी आराम कर। बोले नहीं पापा, मेरा ये जो काम है, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरे को पूरा करने दो, बाद में मैं आता हूँ। हाँ, फिर बाद में 12 बजे के अंदर रात को ऊपर सोने के लिए थे। फिर सवेरे 6 बजे चालू करेगा तो शाम को 6 बजे तक थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो क्लासेस कंटिन्यू कर। चलते रहते हैं। और आपने जो सर ने जो पढ़ने के लिए दिया रहेगा, हाँ, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑडिशन कर रहा था उन्होंने। अच्छा, यानी कि सब पढ़ाई भी ज़्यादा ही कर रहा था उसके ऊपर ही। जब आपने एडमिशन इसका कराया यूनिक में तो कैसा लगा आपको? जो बहुत अच्छा लगा, सारी फैकल्टीज की तरफ से सपोर्ट, किसको कोई चैलेंजेस? और इसने जो पढ़ाई जो लिया है, हाँ, उसका मन से ही लिया है कि मुझे ये सब्जेक्ट मुझे जाने का है। तो मैं बोला ठीक है, आप तेरे को जैसा अच्छा लगा, हाँ, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, पढ़ाई तुझे करना है। यानी इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है एक्चुअली आपका जो support है। मेरा सभी नहीं, मेरी इसकी मम्मी का, अरे तो पेरेंट्स का, माता और पिता का मम्मी का इसका। क्यों, मैं तो मेहनत करके सब कलेक्शन करके कुछ करने का, लेकिन मेरी इनकी मम्मी का बहुत सहयोग है। जरूरी। बढ़िया, कॉमेंट्री सर बहुत बहुत बताइए आपको भी, अच्छा से किया। थैंक यू। अच्छा, तो आप जैसे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं यार कि हम तो वीडियो तो यूट्यूब पर ही देखेंगे, हम तो चैट्स व्हाट्सएप डाउट्स तो व्हाट्सएप पे पूछेंगे, तो मोबाइल कैसे दूर कर दें? फिर पे दूसरा मोबाइल रह सकता है, पीसी है, लैपटॉप है, सब अल्टरनेट सोल्यूशन हमें खुद निकालना रहेगा साइंस के लिए। मतलब जहाँ चाहा वहाँ खुद ही लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। Very nice. चलिए, so I think this was all from our side guys. अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है,
तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, आप मतलब कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत जा रही है ना। ओम आप भी थोड़ा टाइम निकाल के और आपका कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा कमेंट चेक कर लेना, और जो भी बच्चों को डाउट दिक्कत जाएगी तो आप भी डायरेक्ट गाइड कर लेना, हम भी यार बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हाँ। एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देखो यार टैक्स एक बात सब्जेक्ट है, उसको कैसे मैनेज करना है हम तो बताते हैं, लेकिन क्या सर ऐसा हो जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, exactly। हम रोज ही बोलते हैं समझते नहीं होते, समझते नहीं, कदर नहीं है। सही बात है। तभी अगर ओम ने अचीव किया है तो प्लीज उनकी बातों को सुनिए। ओम ने बहुत टू द पॉइंट्स आपको बातें बताई है, एंड सच में उसको इंप्लीमेंट करिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, गैप आप मत रखिए, एंड 100% आप टैक्स ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं आप जो भी मॉड्यूल दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड बोथ फटाफट से क्लियर करें, एंड सीए में फाइनल में हमसे मुलाकात करें, और सीए में बनने के बाद जो है ना हमारे साथ मुलाकात करना है, कभी बीच में भी आ सकते हैं, घर जैसा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ओम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और बस वही एक लास्ट चीज, वैसे तो आपने सारा बता दिया, एक बैकलॉग Yes. तो इसने भी बोला है कि Yes. बैकलॉग बिल्कुल मत रखना, कोशिश करो जितना कम से कम बैकलॉग हो और टाइम पे खत्म करो सारी चीजों को, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यस यू कैन, और आप कर सकते हो। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ओम। Thank you. यार मिलते रहेंगे, थैंक्स। थैंक यू ऑल।